नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार की झंझारपुर की रैली से। दरअसल झंझारपुर में नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही और कहा कि 2024 में उन्हें एक बार फिर से देश का पीएम बनाना है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और साथ ही तमाम अन्य नेताओं पर भी जम करके हमला बोला। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है वो लगातार चीजें जो है वो अलग अलग तरीके से नजर आ रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की रैली में उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के अपनी बातों को कहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो अब खुल करके सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार कई मौक़ों पर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और उनके सामने भी ये बातें वो कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो 2024 में उन्हें एक बार फिर से पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो ये वही नीतीश कुमार हैं जो कुछ दिनों पहले तक नरेंद्र मोदी पर बरसते भी नजर आ रहे थे, लेकिन आज समीकरण अलग है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, चूंकि झंझारपुर में नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है। बिल्कुल रेखा, देखिए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के अब मतदान होने हैं। ऐसे में लगातार जो है चुनावी सभाएं किया जा रहा है और प्रचार प्रसार भी जोर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी सभाओं के बीच लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए। तो ऐसे में रामप्रीत मंडल हैं जो झंझारपुर के जदयू से प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो वीआईपी से हैं। सभी पार्टियां अपने अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं और जो तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं वो उसको लेकर जो है पूरी तैयारी की जा रही है। और 7 मई को चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान जो है नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहे हैं। लगातार कई बातों को वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालू परिवार का भी जिक्र करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। कह रहे हैं कि हम विकास करने पर विश्वास रखते हैं और बिहार में जो हमने कामें किए हैं उसके आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। और जो हमने जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य किए हैं, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, सभी चीज़ों को गांव-गांव तक सड़कें बनवाने का काम हमने किया है और लोगों को सुख सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है। बिहार में कई योजनाएं लाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी के साथ अगर जब बिहार में केंद्र की सरकार बनेगी और ऐसे में डबल इंजन की सरकार बिहार में जब होगी तो काफ़ी रफ्तार से बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ रहे हैं और बीजेपी के साथ रहते हुए उन्होंने कई बार जो है ये इस बात का जिक्र किया। जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं और महागठबंधन के साथ जाते हैं तब वो नरेंद्र मोदी पर हमला करने में पीछे नहीं हटते, बाज नहीं आते। लेकिन जैसे ही वो एनडीए के साथ आते हैं, एनडीए के पार्ट बनते हैं, तो नीतीश कुमार जो है वो लालू परिवार का जिक्र करना शुरू कर देते हैं और 15 साल पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं और कह रहे हैं इन दिनों नीतीश कुमार की जो हमने काम किए हैं मुकते हुए उसका क्रेडिट जो है वो तेजस्वी ले रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं रोजगार की बात जो है वो ज़रूर हो रही है, लेकिन रोजगार के साथ साथ नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो रोजगार देने का काम किया ही है, लेकिन कुछ लोग क्रेडिट ले रहे हैं इसका। लेकिन वहीं आपकी लगातार जो है झंझारपुर से जीतते आ रहे हैं रामप्रीत मंडल। ऐसे में कहीं ना कहीं फिर से वो तीसरी बार उन्हें मौका दिया गया है और वो चाहते हैं नीतीश कुमार की जो पहली बार जो है मौका दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, जो है ये दूसरा टर्म होगा अगर जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है ये चीज़ें नीतीश कुमार जो है वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दोपहर के वक्त जो है वो रोड शो भी करेंगे और लगातार जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। और सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद की गई है नीतीश कुमार को लेकर। जितने भी आसपास के इलाके हैं, जिस इलाकों में रोड शो होना है, जिस इलाकों में रैलियां होनी है, उसको लेकर सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जो है विपक्ष की ओर से बात करें तो वीआईपी को ये सीट मिला है। वीआईपी से यानी मुकेश सहनी के उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर जो है वो रामप्रीत मंडल हैं। तो ये एक बड़ा मौका होगा नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब अकेले चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ कम उनकी सभाएं देखी जा रही है और बहुत कम सभाओं में नीतीश कुमार मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने भी अब अकेले ही मोर्चा संभाल लिया है और वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और वो तेजस्वी की उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो 15 साल पुरानी बातें जिक्र कर रहे हैं, जंगल राज की
बात कर रहे हैं, सभी वो मुद्दों पर हमला करने में पीछे नीतीश कुमार के सामने जो है नीतीश कुमार पीछे नहीं हट रहे हैं। बार बार जो है वो लालू परिवार पर जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखा, सभी ने कमर कस लिया और उसी के तहत ये रैलियां भी हो रही है, ये जनसभाएं भी हो रही है। लेकिन दो चरण में हमने देखा संजय कि किस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज बिहार में रहा वो काफ़ी कम रहा। उस वोटिंग परसेंटेज के मायने को एक बार मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को समझाएं, चूँकि रैलियाँ हो रही है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, सभी कर रहे हैं, लेकिन उन रैलियों का जो फल मतदान केंद्रों पर दिखना चाहिए मतदान वाले दिन वो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में अब 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है, तो क्या लगता है जो भीड़ रैलियों में जमा हो रही है वो मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जनता जो है सब कुछ समझ रही है रेखा, और वो बहुत सोच समझकर इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में मतदान कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि इस बार जो है जो हम अपने नेता को चुन रहे हैं वो नेता हमारे पास रहे, हमारे घर के पास रहे और हमारे क्षेत्र का हो, कि हम चाहें तो आसानी से अपने करवा सके। नेता से बहुत उम्मीद पालकर जनता रखती है कि जो भी उसके दुख सुख में साथ नजर आएंगे उन्हें नेता नहीं बल्कि बेटा चाहिए, ऐसा नेता वो चुनने के चक्कर में है। जैसे अब मान लीजिए कि पप्पू यादव पूर्णिया के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पप्पू यादव हमेशा ऐसे दुख के घड़ी में अपने जनता के बीच रहते हैं। जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है, जब आप पटना में ही देख लीजिए, जब पटना में जल जमाव की स्थिति बनी थी तब पप्पू यादव जनता के बीच थे और उन्होंने ट्रैक्टर से और नाव से जनता के बीच खाना पहुंचाने का काम, दूध पहुंचाने का काम किया। तो वैसे नेताओं की सबकी ज़रूरत है और वैसे नेता खोजने की इस बार जो है निर्दलीय खास तौर पर जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं वो जीत कर आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि काराकाट में पवन सिंह की जो स्थितियां हैं, भीड़ देखने को, जो जनसभाओं में भीड़ देखने को मिल रही है। आप बात कर ले इधर पूर्णिया की, तो पूर्णिया में भी वही स्थिति है। तो ये स्थिति निर्दलीय पर ज़्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं, पार्टी के लोगों पर कम भरोसा कर रहे हैं, और जो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं उनके प्रति लोगों का आकर्षण देखने को मिल रहा है, लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं, क्या अब पार्टी पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं? जो पुराने नेताओं को मौका दिया जा रहा है वो 10 साल तक नजर नहीं आए इस जनता के बीच। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब सांसदों को देखना बहुत मुश्किल लोगों को लग रहा है, और वो अपने सांसद से अपेक्षा पाल लेते हैं कि हमारा जो आसानी से जो काम है वो हो सके, किसी अस्पताल में अच्छे से तरीके से इलाज हो सके, या हम अपने बच्चे का अगर सेंट्रल स्कूल या किसी भी सरकारी संस्थान या किसी भी ऐसे संस्थानों में एडमिशन करा सके, उसका सहयोग नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए। लोग जो है देश के मुद्दे को जरूर देख रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दा भी इस बार इस चुनाव में बड़ी देखने को मिल रहा है। और लोग एक ही बात जरूर कह रहे हैं रेखा, कि लोग सांसद चुनकर जाते हैं वो दिल्ली में नजर आते हैं, पटना में या बिहार के किसी भी अन्य संसदीय क्षेत्रों में वो नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदें जो है वो जनता से पालने का काम कर रहे हैं। जनता भी उन पर भरोसा जताने का जरूर काम कर रही है, लेकिन जनता है कि हम अपने सांसद पे भरोसा जता रहे हैं तो सांसद भी हम पे भरोसा जताएं और हम जो उम्मीद जनता से सांसद से पाल कर रखे हैं वो पूरी हो सके। तो ये एक बड़ा मुद्दा इस बार देखने को मिल रहा है। मोदी लहर के बीच ये मुद्दा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हावी है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है तो देश के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है रोजगार, क्योंकि नौकरी का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं युवाओं के प्रभावित पड़ रहा है और युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। तेजस्वी ने जो 17 महीने में नौकरियां देने का काम किया है उसका फैक्ट जो है अब लोग भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव देश के लिए अगर अपने नेता को चुनकर भेजेंगे तेजस्वी यादव, तो कहीं ना कहीं वो हमें नौकरियां देने का काम करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए बन चुका है। और महंगाई जैसे मुद्दे को एक बार तेजस्वी ने जो जनसभाओं में अपनी रैलियां कर करके इस मुद्दे को उठाया है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं इस चुनाव में हर चरणों में देखने को मिल रहा है और लोग काफ़ी आक्रमण रुख देखने को मिल रहा है। अपने प्रत्याशी के प्रति गुस्सा है, नाराजगी है कि वो आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, बंद शीशों से ही नज़र आते हैं। अगर गाड़ियां से बगल से गुजर जाते हैं तो वो रुक कर बात भी नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हम के बीच जाएं, तो अपने जो किए गए कार्यकालों में जो 17 सालों में उन्होंने काम किया, 18 सालों में, उसमें बताने का काम कर रहे हैं। चाहे वो नल जल योजना हो, सड़क की योजना हो, बिजली हो, पानी हो, जो देने का काम किया है, बच्चियों को साइकिल देने का काम किया है, पोशाक योजना का काम किया है। तो ये जो अगर मैट्रिक में पास करते हैं तो बच्चियों को पैसे मिलते हैं।
तो ये सारे मुद्दे जो देश में नहीं बल्कि राज्य में काम आ सकते हैं और नीतीश कुमार इसे भंजाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के बीच कि अगर हमारे प्रत्याशी को जीत कर भेजेंगे तो हम इसी तरीके से राज्य और देश में ये योजना लाने का काम करेंगे और लोग इसका फायदा जरूर ले पाएंगे। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में काफी चर्चा में हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का संजय। ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे और आपके साथ इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। लोकतंत्र के महापर्व में मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब आपकी बारी। पहले करे मतदान फिर करे जलपान। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर देश में बनाए मजबूत सरकार। मैंने किया वोट, क्या आपने किया? लोकतंत्र को करे मजबूत। जरूर करें वोट। आप भी जरूर करें वोट। हम हैं तैयार, आप भी जरूर करें वोट। लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का करें इस्तेमाल। हमने डाला वोट, अब आपकी बारी। आपके पास ताकत है सरकार बनाने की, गिराने की। आप भी करें वोट। मैं नहीं, पर आप जरूर करें वोट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से भगवान शिव को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया गया है, जिस पर चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए उन पर अपनी बातों को रखा है। सुनिए ना, 2014 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोले थे। 2019 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोल रहे थे। अंत किसका हो रहा है ये तो ये देख ही रहे हैं ना। 2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीत नहीं पाए। 2019 में खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे और 2020 भी इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज़्यादा तक भगवान श्री राम, राम लल्ला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते
जब उनकी आधी अर्धांगिनी जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है, चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहाँ पे वो शक्ति के विनाश की वो बात करते हैं। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास में जो इंडिया अलायंस अटका हुआ है, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन 19 में मिला और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन। इससे ज्यादा घृणित, निंदनीय, अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया गया, और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, और बल्कि मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो संभवतः कम संख्या में ही सही पर आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी भाषा का आप लोग समर्थन कीजिएगा? मेरे प्रधानमंत्री से लाख बैर सही, पर क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा का स्थान है? क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका विरोध किसी से भी हो, भारतीय भाषाओं में उसके शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं कि आप कड़ी से कड़ी निंदा मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। आपका उनसे मतभेद वैचारिक हो सकता है, पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? आज की तारीख में हम लोग 21वीं सदी में हैं, पढ़े लिखे समाज की हम लोग कल्पना करते हैं। ऐसे में जब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई अपना आदर्श मानता होगा, किस तरीके की एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप देना चाह रहे हैं, मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि देखें और देखकर निर्णय लें। एक तरफ राजद है जो परिवार की मां बहनों को गाली देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कहीं कोई स्थान नहीं, और कल को अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दिए जाएंगे, ये इनके नेताओं की भाषा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोला था, जिसके बाद अब मंत्री हरि सहनी जो हैं उन्होंने मुकेश सहनी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि मंत्री हरि सहनी ने वीआईपी प्रमुख जो हैं मुकेश सहनी उन पर हमला बोला है और कहा है कि मुकेश सहनी ने, ये वही मुकेश सहनी है जो जब एनडीए में शामिल हुए थे तो उन्होंने आरजेडी पर हमला बोला था और कहा था कि आरजेडी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। लेकिन निषाद समुदाय के नाम पर ये अपनी राजनीति करते हैं। जब एनडीए के साथ थे तो भी इन्होंने अपनी पार्टी के एक भी निषाद समुदाय को टिकट नहीं दिया था, और इस बार भी जब वो आरजेडी के साथ हैं और उन्हें 3 सीटें मिली है तो उन्होंने निषाद समुदाय को टिकट नहीं दिया है। कई सारे और भी आरोप मंत्री हरि सहनी ने लगाए हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुकेश सहनी प्रधानमंत्री पर ऐसा शब्द बोले हैं कि देश के चौथे स्तंभ भी उन शब्दों को पेपर में लिखना उचित नहीं समझा। कितना घृणित। लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है, ये कभी बोले थे कि आरजेडी हमारे पीठ में खंजर मारने का काम किया, और मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति राजनीति में जिसने जन्म दिया उसके भी पीठ में खंजर मारा, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर पहचान दिया 11 टिकट दे करके, उसको भी पीठ में खंजर मारा। इसने कहा कि सरकार से भी हमको खतरा है हमारे जान पर, हमको आपका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा देने का भी काम हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किया कि भाई निषाद का लीडर है, ये समाज को सुरक्षा चाहिए, इनके लीडर को वो देने का काम किया। हर जगह
लेकिन ये जिस निषाद के नाम पर आए उस निषाद को कुछ भी रिटर्निंग दिए क्या? कहीं भी। जब ये इनको 3 टिकट मिला था लोकसभा का, उस 3 में एक भी टिकट निषादों को दिया क्या? 11 टिकट मिला, उस समय दिए क्या? फिर कुढ़नी चुनाव हो, बोछा चुनाव हो, उपचुनाव में ये अवसर देते निषादों को, वो दिए क्या? अभी 3 टिकट मिला, 3 में एक भी दिए क्या? कहीं पर जिनके नाम पर ये आए किन्हीं निषाद को ये अवसर नहीं दिए, तो अब वो निषाद इसको अपना क्यों माने? लेकिन मंत्री जी अब शब्द कहा है प्रधानमंत्री जी को, तो आप यही तो समझिए, आज इनके अपशब्द कहे जाने पर बिहार के तमाम निषाद समाज, हमारे मछुआ समाज बहुत शर्मिंदित है, मर्माहत है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं। अरे 370 के बारे में लोग बोलते थे कि जो छुएगा जलेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर भी ना मरा, और 370 हटा। आज उस 370 हटने के कारण वहां के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को आज सारा आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है। और इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने समाज को, अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है, इनको रसातल में भेजने का ये काम कर रहा है। कर्नाटक में तो अति पिछड़ा में अधिकांश निषाद समाज है, और वहां अति पिछड़ा निषाद का हक काट करके, आरक्षण काट करके एक खास समुदाय को दिया जा रहा है। अपने आका को क्यों नहीं कहते हैं कि वहां बोले, आवाज उठावे? ये नहीं कह रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं उस पर जिस पर आज भारत में रह रहे हैं, केवल हिंदुस्तानी को नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम हिंदुस्तानी को आज गौरव है जिस प्रधानमंत्री पर। सुरक्षा भी हटा दी गई है मुकेश सहनी की, क्या कुछ कहेंगे? क्या किया जाना चाहिए आपके नजर में? जो व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो, अपने कुर्सी के कारण अपने राजनीति गुरु को भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने समाज के भी पीठ में खंजर मारता हो, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो आपने यहाँ दोनों ही नेताओं को सुना, चाहे वो चिराग पासवान हो या मंत्री हरीश सहनी हो। एक एक करके दोनों के बयानों को लेकर के सहयोगी संजय से बातचीत करेंगे। संजय, आपने चिराग पासवान को सुना, किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति जो है वो सही नहीं है। आखिर किस तरीके से आप इसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए रेखा, जिस तरीके से चुनाव के सभी चरणों के नज़दीक आ रहे हैं, दूसरे चरण के मतदान में कई तरह के मुद्दे आपको देखने को मिले होंगे, सुनने के भी मिले होंगे। तो ऐसे में हर चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, वो मुद्दों पे हो रहे हैं। बिहार में अब भगवान के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है भगवान शंकर को लेकर, अब जो है उस पे सियासत शुरू हो गई है बिहार में। अब कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो चुका है इस बयान को लेकर, और जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि जनता के कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दे हैं वो गौन हो चुके हैं जनता के बीच से। अब सियासत जो है वो अलग अलग मुद्दों पे हो रहे हैं। परिवारवाद से शुरू हुआ बिहार में, अब भगवान पे शुरू हो गई है। पहले राम के नाम पर राजनीति हुई बीजेपी के द्वारा, अब जो है शंकर भगवान पर राजनीति शुरू हुई है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सबसे भगवान में सबसे बड़े होते हैं भोलेनाथ, शंकर भगवान, अगर वो चाह जाएं तो कुछ भी हो सकता है। तो इस बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं जो है सियासत गर्म हुई है, और बिहार में विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जवाब देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अब भगवान के सहारे ही सबकी नैया पार लगेगी। यानी जनता के सहारे नहीं, बल्कि अब भगवान के सहारे। भगवान का सहारा तो सबको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सहारा बेसहारा ना हो जाए कुछ लोगों के लिए, जो
भगवान को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति और किसी भी मजहब के लोग हों। ये नहीं कहता कि जो है इसे बांटने की ज़रूरत है। इसे भगवान ने सबको बराबर का हिस्सा दिया है और सबको अपने अपने तरीके से चीज़ें को रखने के लिए बातें कही। लेकिन कहीं ना कहीं अब भगवान के नाम पर सियासत होना, ये लगता है कि जनता के मुद्दे इस तरह के होने चाहिए। क्या जनता भी सोचने पे मजबूर है बिहार की कि आखिर कहीं ना कहीं वो सारे हो जाने हैं जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश के लिए जो जनता के हित में होंगे। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए नेता जो है वो तरह तरह के प्रोपगंडे ला रहे हैं, तरह तरह के वादे ज़रूर कर रहे हैं। उस बीच में भगवान को भी इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ता है तो भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भगवान की तरफ ताकते भी नहीं है लोग। राहुल गांधी को ही देख लीजिए आप, याद होगा कि अमरनाथ यात्रा, देवघर जैसे सभी मंदिरों में उन्होंने चौराहे और मंदिर में चौखट पर मत्था टेका, भगवान से प्रार्थना की, गुरुद्वारा में दरबार लगाए, मस्जिदों में गए, कह सकते हैं कि मज़ार पे नमाज पढ़ने गए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या जनता के बीच ये सारे मुद्दे हैं? क्या जनता सवाल पूछने के लिए तैयार है? क्योंकि इस बार जनता बहुत सोच समझकर वोट कर रही है। क्योंकि देखिए, आप वोट प्रतिशत ही देख लीजिए कि बिहार का जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। पहले चुनाव 2019 के चुनाव देखिए, 2014 के चुनाव देखिए, किस तरह से मोदी लहर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बदलाव के मूड में थे। इस बार बदलाव के मूड में हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है ये बहुत ही समझना मुश्किल होगा। जब 4 जून को फैसले आएंगे रेखा, उस दिन ये तय हो जाएगा कि जनता का मिजाज क्या था। क्या 400 पार वाले मिशन में थे? क्या जो लोग भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनके साथ है? जो लोग भगवान के सहारे ही अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं उनके साथ है? ये सारे मुद्दे जो है कहीं न मायने रखते हैं बिहार के लिए। और बिहार की युवा लोग जो है वो सोच समझकर इस बार जो पहले मतदान कर रहे हैं वो भी बड़ी सोच समझ के साथ, क्योंकि कई लोग अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश में हैं। मैंने पहले चरण में भी लोगों से बात की है, दूसरे चरण में युवाओं से बात की है। जो महिलाएं हैं, जो घर में गृहिणी हैं, वो भी चाहती हैं कि महंगाई के जो महंगे सामान हैं वो कम आए घर में, क्योंकि जो किचन के सामान हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन दाम उसकी बढ़ते चली जा रही है। जो चीज़ें होने चाहिए कीमत कम, वो कहीं ना कहीं वो बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से महिलाओं के अंदर भी नाराज़गियाँ हैं। वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने अभी सब कुछ कहीं ना कहीं लोगों के कोई वैसा नेता सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि बाराती तो तैयार है लेकिन दुल्हा नहीं है विपक्ष के पास। आखिर दुल्हा कौन है, इस बात का अभी तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है और बस वो चले हैं भगवान के सहारे अपनी नैया पार लगाने। अब देखना होगा कि 4 जून के जब नतीजे आएंगे तो वो किसके सहारे ही नैया पार लगेगी। क्या भगवान श्री राम लगाएंगे या भोलेनाथ शंकर भगवान लगाएंगे या जनता लगाएगी? ये तो तय 4 जून को होंगे जब नतीजे आएंगे रेखा जी। गठबंधन की एकता जो है वो 4 जून को सामने आती है। संजय, एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा, चूंकि मुकेश सहनी के ऊपर हरी सहनी ने हमला बोला है और कहा है कि निषाद समाज को लेकर के राजनीति करते हैं लेकिन इसी समुदाय को टिकट नहीं देते हैं। देखिए, ये लोग सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करते आए हैं। अपने जातियों को इन्होंने इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन आज भी सहनी समाज जो है वो पिछड़ा हुआ समाज है। सहनी जो है अपने समाज में शिक्षा की कमी है, अभाव है। लोग इस पर राजनीति करके नेता तो ज़रूर बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जिसके सहारे हम जिस जाति के सहारे अपनी नैया पार लगाए हैं और उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और मुकेश सहनी हो चाहे हरी सहनी हो, दोनों एक दूसरे पे ऊपर अपने समाज के को लेकर जो है राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन उनका कितना भला होता है ये जनता जब 4 जून के नतीजे आएंगे रेखा तो तय करेंगे। लेकिन दोनों के बीच सहनी समाज में क्या खुशियाँ हैं, मुकेश सहनी को 2019 के चुनाव में भी पता चला, 2020 के चुनाव में पता चला कि मुकेश सहनी का खाता था। जो थे उनके पास विधायक वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है, सहनी किसके ओर है, या हरी सहनी के साथ है या मुकेश सहनी के साथ है या मदन सहनी के साथ है।
ये तो सहनी समाज है, लेकिन सहनी समाज बहुत सोच समझकर भी इस बार वोट कर रहे हैं और वो किसके साथ है जानकारियां देने वो के लिए 4 तो जून के बिहार जब स्पेशल नतीजे में आएंगे आज तो तय हो जाएंगे। जी हमने रेखा। दर्शकों को बताया कि किस तरीके से चिराग पासवान हो, मंत्री सहनी हो या फिर नीतीश कुमार हो, सभी की ओर से जो है वो अलग अलग तरह की बातें जो है वो कही जा रही है और सभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में 4 जून को देश में आखिर किसकी सरकार बनती है, ये सबसे बड़ा सवाल है और सभी के जेहन में इसका इंतजार भी है। तो मेरे साथ फिलहाल बिहार स्पेशल में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।